सपोज दैट आपको ये पता चले कि कोई आपको मारने आ रहा है, आपका क्या रिएक्शन होगा? आप मार देंगे? आप मार देंगे इसलिए क्योंकि आप बहादुर हैं? नहीं, आपने उसे इसलिए मारा क्योंकि आप डर गए। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको मार दे, इस डर की वजह से आपने उसे मार दिया। हो सकती है ये ऐसा संभव हो सकता है कि मेरी थ्योरी गलत हो, और ऐसा होता है। व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए वह सामने वाले को खत्म कर देता है, और आप वो पहले इंसान नहीं होंगे जिसने कि ऐसा किया होगा। इतिहास गवाह है कि जो होना है सो होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हमारे हाथ में हमारा कर्म है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत चाहता था, लेकिन जब उसे ये पता चला कि उसके देवकी के पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण होंगे, तो उस कंडीशन में वह क्या करता है? देवकी के सारे पुत्रों की मारने की तैयारी करता है, कईयों को मार देता है। क्या बच गया? नहीं बचा, कतई नहीं बचा, क्योंकि उसने फिर इस तरीके के कृत्य किए जिसकी वजह से उसके पाप का घड़ा भर गया और उसे मरना पड़ा। यह हमारी हाथ की लकीरों में सब कुछ लिखा है। बहुत अच्छा कुछ लिखा होता है, गारंटीड। आप इसकी फोटो ले लीजिए, और यदि बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है आपके हाथ की लकीरों में और आपके कर्म बुरे हैं, ठीक है ना, तो धीरे धीरे ये हाथ की लकीरें चेंज हो जाएंगी, बदल जाएंगी, और आप गर्त में चले जाएंगे। ठीक है ना? ये चीजें जो है ऐसा होता है, हम इसको नकार नहीं सकते। जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे कोई भी टाल नहीं सकता। केवल हमारे हाथ में हमारा कर्म है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमें अपना कर्म ईमानदारी पूर्वक करना है, जो होना है सो होकर रहेगा। हमें अपने अंदर तो संतुष्टि है ना कि हमने कुछ अच्छा किया, बस। एंड व्हाट हैव यू टू डू? और करना क्या है? चलिए, इसी से संबंधित मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राज्य था, उस राज्य का नाम था प्रतिबंधपुरम। एक महाराज थे, राजा था। उस राजा के यहाँ उनके पहले पुत्र का जन्म होता है, काफी वर्षों के पश्चात। जन्म होने के पश्चात वहां पर बहुत सारे पंडित, विद्वान, एस्ट्रोलॉजर इकट्ठे होते हैं, और उनमें से एक जो महाज्ञानी होता है वो कहता है कि इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। ये बताइए, क्या ये अच्छा लगता है कि कोई जो है, वो भी राजा के यहाँ राजकुमार ने जन्म लिया, अब तुम खुशियां मनाने की जगह उसकी मृत्यु की बात कर रहे हो? वहां पर जो अन्य होते हैं वे कहते हैं, यार फालतू की बकवास मत करो, महाराज टांग देंगे, तुम तो मरोगे ही, हम भी साथ में मरेंगे। वो कहता नहीं, इसकी मृत्यु निश्चित है। तो सभी कहते हैं मृत्यु तो सभी की निश्चित है यार, वो तो सभी को आना है। आज मेरी बारी है तो कल तेरी बारी है, ठीक है ना? तो सभी को आना है, लेकिन इस हर्ष के मौके पर, हर्षोल्लास खुशी के मौके पर तुम इस तरीके की बातें तो मत करो। वो उसने कहा कि जो सत्य है वो सत्य है। बहुत देर से वहीं पर राजकुमार, 10 दिन का पैदा हुआ राजकुमार लेटा हुआ था, और अचानक जो है आवाज आई।
आवाज ये आई कि व्हाट इज द रीजन ऑफ माय डेथ, टेल मी क्विकली, बिकॉज वन हु इज born is to die, one who is born is to perish. Then why are you saying these words? Is there any important thing related to my death? Tell me. वो कहता है कि यदि कोई इंपॉर्टेंट बात हो मेरी मृत्यु से संबंधित तो मुझे बताओ, बताओ मेरी मृत्यु का कारण क्या है, ये फालतू बकवास मत कर। जब उसने यानी 10 दिन के बच्चे ने ये बातें कही तो सभी इधर उधर देखने लगे और बड़े आश्चर्य से उसकी ओर देखा, और इस बात पर उन्हें भी यकीन हो गया कि वास्तव में इस पंडित की बातों में, ये जो महाज्ञानी विद्वान है इसकी बातों में दम तो है, अन्यथा 10 दिन का बच्चा कैसे इतने जो है क्लियर वॉइस में बोल रहा है। पंडित मतलब है विद्वान, ज्ञानी, एस्ट्रोलॉजर। पंडित से मतलब मेरा किसी जाति से नहीं है, ब्राह्मण जाति से नहीं है। पंडित कोई भी हो सकता है, जिसके अंदर ज्ञान का भंडार है वह पंडित है, ठीक है ना। पंडित का अर्थ विद्वान होता है। तो वहाँ पर उसने जब इस तरीके के क्वेश्चन किए तो उसने अपना चश्मा चढ़ाया, उसके चेहरे की ओर देखा, ललाट की ओर देखा, और उसने कहा कि इसकी मृत्यु का कारण टाइगर है। टाइगर है क्यों? क्योंकि इसका जन्म जो है वह बुल के नक्षत्र में हुआ है। बहुत सारे नक्षत्र होते हैं और बुल एंड टाइगर आर इनेमिस टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, और इसी तरीके से ये यानी बुल के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, तो इनकी मृत्यु का कारण भी टाइगर होगा। वो 10 दिन का बच्चा गुर्राया, शेर की तरह, टाइगर की तरह दहाड़ा, और उसने कहा कि टाइगर सावधान हो जाओ, तुम्हारा काल आ गया है। काल कौन? वो बच्चा आ गया है। और उस दिन से उसका नाम पड़ा टाइगर किंग। उसका नाम काफी लंबा चौड़ा था, जिलानी जंग बहादुर, लेकिन अंत में उसका नाम, ठीक है ना, अंत में मतलब है कि शॉर्ट में उसका नाम टाइगर किंग पड़ गया। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। उस समय अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों के शासन होने की वजह से वहाँ जो राजकुमार थे वह अंग्रेजी माहौल में पाले जाते। इस तरीके से इनका भी पालन पोषण हुआ। ये अंग्रेजी माहौल में पले बढ़े, एक अंग्रेजी दाई के द्वारा पाले जाते थे। ये उनका पालन पोषण जो है अंग्रेजी दाई करती थी। इसके साथ साथ अंग्रेजी टीचर के द्वारा, इंग्लिश टीचर के द्वारा इंग्लिश पढ़ा करते थे, इंग्लिश काऊ का मिल्क पिया करते थे, इंग्लिश मूवी देखा करते थे, इंग्लिश में वार्तालाप किया करते थे, यानी सब कुछ इंग्लिश में ही करते थे, कहने का मतलब है, ठीक है ना। क्योंकि दूसरे स्टेट के राजकुमार भी वह इसी तरीके से करते थे, तो वे क्यों पीछे रह जाए, वह भी इसी तरीके से करते थे। समय बीतता गया, 20 वर्ष बीत गए। महाराज ने सोचा कि अब सिंहासन हमारे बस की बात नहीं है, हम अपने पुत्र को राजकुमार से राजा बना देते हैं। और उन्होंने अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया। आपको पता ही है, राजा बनने के पश्चात कितनी पावर आ जाती है। धीरे धीरे से वही बात एस्ट्रोलॉजर की कि हाँ इनकी मृत्यु टाइगर से हो जाएगी, ये बात राजा के कान तक पहुंच गई। किसी ने उनके कान में जो है फूंक दिया। महाराज ने कहा अच्छा, मेरी मृत्यु टाइगर से। उन्होंने अपने हंटर्स को, कॉर्टियर्स को तैयार किया, सैनिकों को तैयार किया। उसने कहा जंगल की ओर रवाना कर, और वे जंगल की ओर आखेट पर, शिकार पर निकल गए। वहां गए और उन्होंने जो है एक टाइगर को धराशायी कर दिया, और लेकर उस टाइगर को अपने राजमहल में प्रस्तुत हो गए। तत्काल एक दरबारी से, संदेशवाहक से कहा कि जाओ उस एस्ट्रोलॉजर को बुला कर लाओ जिसने हमारे बारे में ये भविष्यवाणी की।
वो बेचारा हाथ जोड़ता हुआ महाराज के सामने खड़ा हुआ। महाराज ने कहा, ये तुम्हारे सामने क्या पड़ा है, दिखाई दे रहा है? उसने कहा, जी महाराज, टाइगर। क्योंकि आपने क्या कहा था? कि मैंने क्या कहा था महाराज? कि आपने ये कहा था कि मेरी मृत्यु टाइगर के द्वारा हो जाएगी। टाइगर आपके सामने खड़ा पड़ा है। उसने कहा, महाराज ये तो शुरुआत है, अभी तो ऐसे आपको 99 टाइगर्स और मारना है, पूरी सेंचुरी लगानी है महाराज। लेकिन अब ये सेंचुरी लगाने में भी लेकिन आ गया, ये किंतु परंतु हमारे जीवन में, यानी ये समझ जाइए कि हमें रोक देते हैं किसी काम को करने से। हम बिजनेस करने जा रहे हैं, अगर बिजनेस फेल हो गया तो किंतु परंतु, ये किंतु परंतु ने जो है भीष्म पितामह को बाणों के संज्ञा पे लटा दिया। वे भी एक डिसीजन लेना चाहते थे, परंतु हस्तिनापुर से बंधे हुए थे और उन्हें वो डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत आती थी। खैर, महाराज ने कहा कि क्या है वो किंतु? उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि यू मस्ट बी मच केयरफुल टू द 100th टाइगर। आप ठीक है 99 तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 टाइगर पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी महाराज, इसलिए आपको उससे काफी सावधान होने की जरूरत है। ये भी सही है, मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। किनारे पे कश्तियां डूब जाती हैं। बहुत सारे क्रिकेटर 49 और 99 पे ही आउट हो जाते हैं। 1 नंबर चाहिए था, 1 रन चाहिए था, ठीक है ना, हाफ सेंचुरी लग जाती है, परंतु आउट हो गए। महाराज ने कहा, अच्छा। महाराज ने कहा, ये बताइए कि भाई तब मैं 100 टाइगर का शिकार कर देता हूं तो फिर? एस्ट्रोलॉजर ने कहा, महाराज यदि आपने ऐसा कर दिया तो मैं ये एस्ट्रोलॉजी की सारी किताबें फाड़ दूंगा। दूसरी बात, आग लगा दूंगा। तीसरी बात, ये जो हमारी छुट्टियां है ना, इसे कटवा दूंगा। विद्वानों की छुट्टियां बड़ी महत्वपूर्ण होती है। चाणक्य की देखी चोटी, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण होती है, कि मैं अपनी छुट्टियां कटवा दूंगा, बाल छोटे करवा लूंगा और लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा महाराज। उसने कहा, महाराज ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी इस चुनौती को भी स्वीकार करते हैं। महाराज थे, अगर किसी ने कह दिया कि ऐसी बात है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। एक कहावत है ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, ठीक है ना, वो आम को नीम कह रहा है तो नीम कहो। लेकिन कुछ लोग नहीं कहते, और नहीं कहते इसलिए नहीं कहते कि वह अपने वसूलियों से समझौता नहीं कर सकते। घनानंद के दरबार में बहुत सारे कवि थे, सलाहकार थे, और जो घनानंद करता था उसको वे सपोर्ट करते थे, परंतु चाणक्य को यह बात पसंद नहीं। अब वे जानते थे कि घनानंद जो कर रहा है उससे राज्य की प्रजा प्रभावित होगी, और इसलिए समय समय पर उसे टोकते थे, और घनानंद को यह पसंद नहीं था। और अंत में क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने राजा बना दिया। चाणक्य किंग नहीं थे, बट ही वॉज अ किंग मेकर। बहुत लोग होते हैं जो बन नहीं पाते हैं, ठीक है ना। टीचर क्या है, मैं क्या हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, मैं कुछ बन नहीं पाया, परंतु मेरे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है ना, हाई लेवल पे, मुझे इसी बात की खुशी है। मुझे स्टार लग गए, वे कुछ बन गए, ठीक है ना, मेरे जो है कंधे पर स्टार लग गए। आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। टीचिंग वो प्रोफेशन है जिसमें वो हमेशा चाहता है टीचर कि हमारा स्टूडेंट आगे बढ़े,
वकील वकील को काटता होगा, एक दुकानदार बगल के दुकानदार पे ताक झाकी करता होगा कि हाँ उसके यहाँ इतने ज़्यादा है, हमारे यहाँ बिल्कुल आ ही नहीं रहे। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को क्रिटिसाइज करता होगा, वो ये सोचता होगा कि यार मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही है। लेकिन टीचर हमेशा ये सोचता है कि हमारा स्टूडेंट पढ़े, और उसके लिए सब कुछ कर देता है। उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया महाराज ने, और उस दिन से महाराज ने ये शपथ खाई कि जब तक मैं 100 टाइगर का शिकार नहीं कर लेता तब तक मैं राज्य का कोई भी कार्य नहीं करूंगा। इस चीज के लिए स्तब्ध हो गए। ये उन्होंने जो है प्रण कर लिया। उन्होंने प्रतिबंधपुरम राज्य में यह डंका पिटवा दिया कि कोई भी व्यक्ति टाइगर के ऊपर एक पत्थर भी नहीं फेंकेगा, और यदि किसी ने ऐसा किया तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, उसे राज्य से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि अब टाइगर हंटिंग का यानी टाइगर का शिकार करने का अधिकार, एकाधिकार सिर्फ महाराज को ही। इस तरीके से महाराज ने अपनी हंटिंग जर्नी चालू की और कई टाइगर का शिकार उन्होंने कर लिया। क्या होता है कि किसी काम को हम करते हैं तो बीच में अड़बंगे बहुत आते हैं। इसी तरीके से एक अड़बंगा उनके रास्ते में भी आया उस समय जब प्रतिबंधपुरम राज्य, वह पूरा साम्राज्य, एम्पायर, वह खतरे में पड़ा था। क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन था और एक ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम में आ गया और वह भी टाइगर हंटिंग का शिकार था, शौकीन था। उसने महाराज के पास खबर भेजा कि मुझे कुछ शिकारियों की, कुछ सैनिकों की जरूरत है, भेजिए, मैं टाइगर हंटिंग पे जाने वाला हूं। और महाराज ने इस चीज को बिल्कुल खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सुनो, अगर शिकार करना है तो सुअरों का शिकार कर लो, शिकार करना है तो चूहे का शिकार कर लो, मारना ही है तो मच्छर मार लो, परंतु टाइगर हंटिंग इज प्रोहिबिटेड इन द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम। ओनली किंग हैज राइट टू हंट द टाइगर्स। ये बात जो है उस तक पहुंचा दी गई और महाराज डरने लगे कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्रिटिश ऑफिसर जिसने जो है पूरे भारत पे शासन कर लिया था, हमारे राज्य को कहीं दूसरे राज्य से लड़वा कर जो है कब्जा नहीं कर रहे। चूंकि वह ब्रिटिश ऑफिसर भी बड़ा शौकीन था कि हाँ, वह क्या करता था, टाइगर हंटिंग करता था और उसके बाद उसके सीने पर बंदूक रखकर फोटो खिंचवाता था। उसने कहा कि क्या मैं सुअर के ऊपर या चूहे के सीने पर या मच्छर के सीने पर बंदूक रखकर फोटो खिंचवाऊंगा? क्या फालतू बकवास महाराज करते हैं। एक दिन महाराज और दीवान दोनों साथ में बैठे हुए थे और महाराज ने दीवान से कहा, दीवान जी, अच्छी खासी सैलरी ले रहे हो यार तुम, कोई उपाय तो सोचो। बाय द वे उसने कोई एक्शन कर दिया, ठीक है ना, उसका क्या रिएक्शन होगा हमें और आपको पता है। दीवान जी ने मन ही मन में सोचा कि मुंह तो तुम फाड़ के चले आए और मुझसे पूछ रहे हो, लेकिन दीवान की कहाँ इतनी हिम्मत कि वह जो इन शब्दों को बोले। बातें हुई, ठीक है ना, और एक हल निकल के आया। दीवान ने कहा कि महाराज, मेरे पास एक उपाय है, आप कहो तो मैं बताऊं। कि क्या? कि आपको पता है महाराज कि महिलाएं आभूषण की शौकीन होती हैं और ये ब्रिटिश ऑफिसर की जो पत्नी है वह भी होती। ऐसा करते हैं, हम किसी न किसी तरीके से उसे अपनी बहन बना लेते हैं और भाई तो जा ही सकता है, और कुछ आभूषण की यदि व्यवस्था हो जाए। उसने कहा बिल्कुल। महाराज ने कहा, अरे प्राण जाए पर वचन न जाए, मर जाएंगे लेकिन जो हमारी वचन है कि हाँ, हम प्रतिबंधपुरम में किसी अन्य को शिकार नहीं करने देंगे, टाइगर हंटिंग कोई और नहीं करेगा, इसके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। उसने कहा तो बस महाराज, आपका काम हो गया।
महाराज ने तत्काल कैलकाटा के ज्वेलर से 50 हीरे की अंगूठियां मंगवाई और पूरी की पूरी अंगूठी महारानी के पास भेज दिए, यह सोचकर कि महारानी 1 2 3 पसंद कर लेंगी, वापस कर देंगी। लेकिन वहां से एक थैंक यू लेटर आ गया। थैंक यू लेटर ये आ गया कि महाराज आपने जो हमें गिफ्ट भेजे हैं वह बहुत ही सुंदर हैं, बहुत पसंद हैं, और पूरे 50 की 50 अंगूठियां महारानी ने अपने पास रखी। महाराज मन महसूस कर रह गए, कुछ कर भी नहीं सकते थे। कुछ नहीं किया महाराज ने। उसने कहा ठीक है। कुल मिला के कुछ दिनों के पश्चात 3 लाख रुपए का बिल प्रतिबंधपुरम के हिसाब में, प्रतिबंधपुरम के अकाउंट में आ गया और ये 3 लाख का कर्जा राज्य पर हो गया। लेकिन महाराज इस बात से संतुष्ट थे कि चलो कर्ज हो गया तो हो गया, राज्य तो बच गया, हमने राज्य को तो बचा लिया, और कहीं टैक्स लगा के कमा लेंगे, यही तो सरकार करती है अपनी, ठीक है ना। कहीं खर्च करती है और कहीं पर जो है टैक्स पेयर का पैसा क्या फ्री में सबको दे दो। यही महाराज ने सोचा। अपने शब्दों का पालन करने के लिए, अपने वचन का पालन करने के लिए उन्होंने राज्य के ऊपर 3 लाख का कर्जा डाल दिया। खैर समय बढ़ता गया और महाराज ने इस समय तक 70 टाइगर का शिकार कर लिया। अब महाराज को मारने थे 30 टाइगर। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि टाइगर ने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया। महाराज जाते और खाली हाथ मुंह लटका कर चले आते, कोई टाइगर मिलता ही नहीं। महाराज बड़े परेशान हो गए कि अरे यार अब क्या करें। महाराज ने एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा मैं शादी करूंगा। उन्होंने तत्काल दीवान को बुलाया। दीवान को बुलाकर दीवान से कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूं। क्या होता है कि जब व्यक्ति डरा हुआ है तो उटपटांग शब्द निकालता है। दीवान ने कहा महाराज मैं शादी नहीं कर सकता, मेरी ऑलरेडी 2 पत्नियां हैं, आपसे शादी। महाराज हंसे। उन्होंने कहा अरे मेरे से तेरे से शादी नहीं होनी, मुझे एक लड़की चाहिए, लेकिन वो एक क्राइटेरिया में फिट होनी चाहिए। क्या? क्योंकि ऐसे लड़की देखना जिसके राज्य में, यानी वह किसी राजा की राजकुमारी हो, पहली बात। दूसरी बात, उस राज्य में जंगल हो, और जंगल में क्या होता है? टाइगर होता है। तो उसमें देखना कि टाइगर पॉपुलेशन कितनी है। अगर दीवान 30 से कम हुई, क्योंकि मुझे 30 मारना है, और यदि 30 से कम हुई तो जितने कम होंगे ना उतनी गोलियां तुम्हारे सीने में दाग दूंगा। बेचारा दीवान मुंह लटका कर क्या करें। उसने कहा जी महाराज। और कुल मिला के दीवान ने एक ढूंढ ही लिया। एक लड़की, राजकुमारी, राजा की लड़की, इकलौती लड़की, और उसके राज्य में जंगल भी खूब थे और उन जंगलों में टाइगर भी थे। महाराज की शादी हो गई। शादी होने के पश्चात वह अपनी पत्नी से पूछते क्यों तुम्हें अपने मायके की याद नहीं आ रही है? मम्मी पापा की याद आ रही, चलो घुमा लिया। बेचारी भोली वाली राजकुमारी रानी, वो ये सोचती कि हमारे पति कितने अच्छे हैं, मुझे जब देखो तब पिताजी के घर ले जाते हैं। लेकिन महाराज केवल शादी करने अपने ससुराल में एक बार गए थे। कई बार फिर गए, लेकिन अपने राजमहल में नहीं गए, अपने ससुराल में अंदर प्रवेश नहीं किया। वे ले जाते थे, महारानी को दरवाजे पे ही छोड़ देते थे। वहां पे बहुत सारी दासियां फूल माला लेकर खड़ी रहती थी, महाराज के ऊपर फूल डालती थी, ठीक है ना। लेकिन महाराज अपने और हंटर्स को साथ में ले जाते थे और सीधे इशारा करते थे कि हमें जंगल की ओर चलना है। जंगल की ओर जाते थे। 4 5 6 टाइगर उन्होंने मारे, लादा अपनी जो है बग्घी में, रानी को बुलाया, अपनी पत्नी को बुलाया और सीधे जो है
प्रतिबंधपुरम के राज दरबार में पहुंचे और वहां पर उन टाइगर्स को उन्होंने जो है खाल उतरवा के उसकी मुंडी सहित उस रिसेप्शन हॉल में टंगवा दिया था। कुछ लोग भी लगा दिए थे गिनती करने के लिए कि कहीं पे टैली में गड़बड़ी नहीं हो जाए, गिनती में कम वो नहीं हो जाए, इसलिए सभी पर डे जो है उसकी गिनती की जाती थी। और ऐसा करते करते महाराज ने 99 टाइगर्स का शिकार कर दिया। 70 अपने राज्य में, 29 अपने ससुराल में। और दोबारा अगर फिर कभी जाते तो महाराज वहां से भी मुंह लटका कर चले आते, क्योंकि वहां भी टाइगर पॉपुलेशन सूख गया। यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वहां भी महाराज ने, वही है ना, महाराज की वो कंडीशन हो गई थी, जहां जहां संत मठा को जाए भैंस पड़ा दोनों मर जाए। महाराज ने अपना तो राज्य पूरा नेस्तनाबूद कर ही दिया, इसके साथ साथ अपने ससुराल में भी जो है टाइगर्स की पूरी प्रजाति संख्या जो है मिटा दी। समय बीतता गया और महाराज की चिंताएं बढ़ती गई। अब टाइगर मिलना मुश्किल हो गया, कहीं भी टाइगर दिखाई नहीं। उन्होंने दीवान से कहा कि दीवान साहब कुछ व्यवस्था जल्दी से करो। अचानक उन्हें यह पता लगा कि यहाँ पहाड़ी, जहाँ एक गांव है उसके बगल में पहाड़ी एरिया है और वहां से कुछ भेड़ गायब हो रहे। तो भेड़ गायब हो रहे तो उन्होंने सोचा कि निश्चय ये कि भेड़ गायब हो रहे तो ये काम किसका है? टाइगर का है। टाइगर भेड़ों को खा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी ग्रामवासी टाइगर के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन देगा, उस गांव की, पूरे गांव की 3 साल के लिए लगान माफ कर दी जाएगी। 3 साल के लिए लगान माफ करने को तैयार थे महाराज। लेकिन समय बीतता गया और महाराज को कोई भी टाइगर दिखाई नहीं दिया और ना ही किसी ने उन्हें सूचना दी कि यहाँ पर टाइगर है। महाराज इस बात से काफी गुस्सा हो गए और वे खुद ही जंगल में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि जब तक मैं टाइगर मार कर नहीं लाता तब तक मैं जंगल से नहीं आऊंगा। आई वॉन्ट कम बैक। उन्होंने जो है ये शपथ लेकर चले और दीवान से कहा कि राज्य का कारभार तुम्हें देखना है और ध्यान रखना, मुझे इन दिनों के अंदर टाइगर नहीं मिला तो तुम अपनी बोरिया बिस्तर बांध लेना। 4 दिन के अंदर मुझे टाइगर की व्यवस्था करनी है। टाइगर हमें मिल जाना चाहिए, आपके पास खबर आ जानी चाहिए कि यहाँ पर टाइगर है, जिससे कि मैं शिकार कर सकूं। दीवान इधर टेंशन में। महाराज के कई कर्मचारी महाराज के रौद्र रूप को देखकर, गुस्से में देखकर वह नौकरी छोड़कर जाने लगे। उन्होंने कोई फायदा नहीं है यहाँ पे करने का, क्योंकि महाराज किसी को भी मार देते, किसी को भी गाली गलौज कर देते। क्यों कि महाराज का जो गुस्सा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था, पारा हाई हो रहा था, केवल इस टेंशन की वजह से कि हाँ टाइगर मिल क्यों नहीं रहा है। 12-13 साल बीत गए थे, 100 टाइगर का शिकार नहीं कर पाए थे महाराज, इसलिए महाराज फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे। महाराज ने वहां पर दीवान घर पे गया, मुंह लटकाए हुए बैठा। दीवान की ऑलरेडी 2 पत्नियां थी, मुंह लटकाए बैठा। एक पत्नी ने कहा, दीवान साहब क्या बात है, आज क्या महाराज से कुछ ज्यादा ही बहस हो गई। उन्होंने कहा, महाराज से कोई बहस करने का कारण ही नहीं बनता, क्योंकि मैं बहस कहाँ कर सकता हूँ, महाराज ने जो कह दिया वो सही। तो आप इतने उदास क्यों हैं? बोले कि छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्योंकि बताओ तो महाराज। उन्होंने कहा कि महाराज ने 99 टाइगर का शिकार कर लिया, तुम्हें पता है, एक मिल नहीं रहा है, और यदि वो टाइगर 3-4 दिनों के अंदर नहीं मिला तो ये समझ जाइए कि हमारी नौकरी खतरे में है, और इस उम्र में हमें नौकरी कौन देगा। दीवान की पत्नी ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात, अरे पहले बता दिया होता। दीवान ने कहा, क्या मजाक करती है इतनी छोटी सी बात। उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज टाइगर जंगल में नहीं है ना,
महाराज के ससुराल में नहीं है ना, क्या टाइगर चिड़ियाघर में भी नहीं है? दोनों मद्रास के चिड़ियाघर पहुंचे, वहां पर क्यूरेटर से, वहां के मैनेजर से बात की, हाथ पैर जोड़े और एक टाइगर की व्यवस्था कर दी। वो टाइगर उस कार में जाना नहीं चाहता था, ये कार से लेकर आ रहे थे, कार में जाना नहीं चाहता था। दीवान को शायद वह पहचान गया था कि हाँ, ये उसी महाराज का दीवान है और ये हमें बलि देने के लिए ले जा रहा है। महाराज ने तत्काल वहां पहुंचने के पश्चात वह सीधे दीवान और उनकी पत्नी उस टाइगर को जंगल में लेकर आए और जहां महाराज आखेट पर थे वहीं पर उस टाइगर को उन्होंने छोड़ दिया। टाइगर को छोड़ दिया और वह वहां से चले गए। वो टाइगर को उन्होंने छोड़ा तो, लेकिन वह भी उस टैक्सी से बाहर निकलना नहीं चाहता था और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो टाइगर अपने प्राण बचाकर उस जंगल को छोड़कर जाकर चिड़ियाघर में शरण उसने ले ली और दोबारा दीवान वहां लेकर आ गया था और वह उस जंगल को पहचान गया था कि हाँ, इस जंगल में आना अर्थात हमारी जो है अंतिम सांस आज खत्म हो जाएगी, आज हम मारे जाएंगे। बाहर निकाल दिया गया। कुछ देर के पश्चात महाराज तो वहां पे पूरा अनशन करके बैठे थे कि जब तक हम टाइगर का शिकार नहीं कर लेते तब तक हम जंगल छोड़कर नहीं जाएंगे। टाइगर और महाराज आमने सामने हुए। बेचारा टाइगर हाथ जोड़कर महाराज के सामने खड़ा हो गया। महाराज की आंखें खुली। महाराज ने अपनी आंखों के सामने टाइगर को जैसे ही देखा उनकी आंखों में चमक आ गई। टाइगर ने महाराज से कहा, महाराज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? महाराज ने मन में सोचा, तूने बहुत मुझे परेशान किया है, तू आखिरी टाइगर मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। महाराज ने अपनी गन उठाई और तत्काल उस टाइगर को ढेर कर दिया। टाइगर बड़ा डरा हुआ था। वहीं पर वह क्रम्पल्ड यानी वह ढेर हो गया, नीचे गिर गया। महाराज ने अपने सैनिकों से कहा कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन इसके पूरे जो है ससम्मान के साथ राज्य में लाया जाए। महाराज के जाने के पश्चात सारे हंटर्स वहां टाइगर के पास गए। टाइगर को उठाना चाहते थे कि अचानक उन्होंने देखा क्या कि वो टाइगर अपनी आंखें गोल गोल घुमा रहा, अर्थात वो टाइगर मरा नहीं था, बल्कि डर की वजह से, एक डर था उसके अंदर और उस डर की वजह से वह वहीं पर ढेर हो गया था, वहीं पर लेट गया। गोली उसके बगल से गुजरी थी। वह डर गया, सहम गया और तत्काल गिर गया। उसने सोचा कि मेरे प्राण तो बच गए। लेकिन यहां हंटर का यह सोचना था कि यदि महाराज को यह पता चलेगा कि महाराज की गोली का शिकार ये नहीं बना और ये बच गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि महाराज हमें नौकरी से निकाल, महाराज हमें सजा दें, दंडित कर। और इस डर की वजह से उनमें से एक शिकारी थोड़ी दूर गया। उसने अपनी बंदूक उठाई और वहीं पर टाइगर को ढेर कर दिया। अब टाइगर मरा। कहने का मतलब था कि जो प्रोफेसी थी उस एस्ट्रोलॉजर की कि अंतिम टाइगर का शिकार आप नहीं कर पाएंगे, उसका शिकार करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, वह प्रोफेसी सही साबित हुई। लेकिन उसने प्रोफेसी ये भी तो की थी कि महाराज 100 टाइगर का शिकार नहीं कर पाएंगे और आप 100 टाइगर्स के द्वारा 100th टाइगर के द्वारा मारे जाएंगे। ये प्रोफेसी कहां से? खैर, कहानी में आगे चलती। उसे नगर में लाया गया और एक जो है स्मारक उसके नाम पर बनवा दिया गया, जिससे कि
टाइगर किंग के बारे में और इस टाइगर के बारे में लोगों को उसकी कहानियां याद है। महाराज को 13-14 साल हो गए थे, उन्होंने बिल्कुल घर पर ध्यान नहीं दिया था, हमेशा टाइगर हंटिंग के बारे में ही सोचते रहते थे। तब तक इनका पुत्र भी 3 इयर्स का हो गया, 3 साल का हो गया, और उन्होंने अपने पुत्र के 2 शुरू के बर्थडे नहीं, ये बर्थडे बड़े धूमधाम से महाराज मनाना चाहते थे, और इसको मनाने के लिए, ठीक है ना, वह अपने इस बर्थडे पर, अपने बच्चे के बर्थडे पर उसे एक अच्छा सा गिफ्ट भी देना चाहते थे। प्रतिबंधपुरम के मार्केट में गए, उन्होंने गिफ्ट तलाशने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त गिफ्ट नहीं मिला, कोई जो है अट्रैक्टिव गिफ्ट नहीं मिला जो कि महाराज अपने पुत्र को दे सके। इसलिए महाराज ने इधर तलाशा, महाराज ने एक गिफ्ट मिला उन्हें, एक वुडन टाइगर उन्हें दिखाई दिया, एक लकड़ी का टाइगर उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि ये गिफ्ट काफी परफेक्ट होगा, हम इसे अपने पुत्र को गिफ्ट करें। उस वुडन टाइगर की कीमत लगभग 2.25 आने थी, आजादी के पहले की बात है, 2.25 आने थी। लेकिन जब दुकानदार ने सोचा कि ये तो महाराज हैं और महाराज से 2.25 आने की बात कर रहा, नहीं, ऐसे में महाराज को कहीं जाकर ये गिफ्ट पसंद आया है, और इमरजेंसी में किसी भी चीज की क्या होती है, प्राइस बढ़ जाती है। इसलिए उसने क्या किया, महाराज को उस गिफ्ट की कीमत, उस वुडन टाइगर की कीमत उसने 300 रुपीज बताई। महाराज ने 300 रुपीज दिए। उसने उस टाइगर की विशेषता बतलाई कि ये एक स्किल्ड वर्कर के द्वारा बनाया गया। महाराज लेकर जो है वो टाइगर आ गए और अपने बेटे को गिफ्ट किया। महाराज का पुत्र और ये वुडन टाइगर, महाराज और महाराज के पुत्र दोनों ही वुडन टाइगर से खेल रहे थे। उस टाइगर में, उसके ऊपर जो है, उस लकड़ी के टाइगर के ऊपर कुछ स्प्लिंटर्स यानी जो है फांस सी निकली हुई थी, और वो महाराज के उंगली में चुभ गई। महाराज ने भी उसे लिया और यूं ही फेंक दिया। ऐसा लग रहा था कि किसी अनस्किल्ड कारपेंटर ने उस वुडन टाइगर को बनाया। उन्होंने फेंक दिया और फिर से खेलने लगे। लेकिन दूसरे ही दिन महाराज के हाथ में दर्द होने लगा। तीसरे चौथे दिन महाराज का पूरा हाथ जो है वह सूज गया, पस पड़ गया। मद्रास से 3 सर्जन बुलाए गए। उन सर्जन ने महाराज को चेक किया और कहा कि इसका ऑपरेशन किया जाएगा। बाकायदा महाराज को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, और ऑपरेशन के पश्चात जब डॉक्टर बाहर निकल के आए तो उन्होंने कहा, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द किंग इज डेड। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन महाराज की मृत्यु हो गई। कहने का मतलब है कि वो वुडन टाइगर नहीं था। वो वुडन टाइगर वो 100 टाइगर का फॉर्म था, जो कि महाराज का वध करने के लिए, महाराज को मारने के लिए आया था। अर्थात क्या हुआ, महाराज ने पूरे जिंदगी भर अपनी पूरा जीवन जो है लगा दिया टाइगर हंटिंग में। जब से होश संभाला तब से लेकर लास्ट तक 13, 14, 15 साल उन्होंने टाइगर हंटिंग में लगा दिया, इस चीज को लेकर कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, हम मृत्यु पर यानी कंट्रोल कर लेंगे, अपने काबू में कर लेंगे। लेकिन क्या ये संभव है? इसके बावजूद महाराज की मृत्यु एक वुडन टाइगर के द्वारा ही हो गई। कहने का मतलब था कि जो प्रोफेसी की गई थी, उस एस्ट्रोलॉजर ने जो भविष्यवाणी की थी, वो उसकी भविष्यवाणी साबित हुई। हो सकता था कि ये भविष्यवाणी गलत भी हो जाती,
यदि महाराज के दिमाग में टाइगर हंटिंग करने का ख्याल भी नहीं आता, वह नॉर्मली करते रहते, लेकिन आपने क्या किया, अपने एक प्राण बचाने के लिए आपने पूरी टाइगर समाज को, ठीक है ना, कहने का मतलब उस प्रजाति को ही नष्ट करना चाहा, नेस्तनाबूद करना चाहा कि हम खत्म ही कर देंगे। किस लिए? क्योंकि आप जिंदा रहना चाहते थे, इसलिए इसमें उन टाइगर्स का कोई भी दोष नहीं था। हो सकता था कि यदि आप ये नहीं करते तो शायद बच जाते, परंतु आपने अपने ऊपर पाप लाद लिए, पाप का गट्ठर जो है अपने मन पे, अपने दिमाग पे, अपने शरीर पे, अपने चरित्र पर लाद लिया, और जिसकी वजह से इसकी मृत्यु यानी आपकी मृत्यु होगी। ठीक है ना? तो जो होना है सो होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। माय डियर फ्रेंड्स, जो लगभग हमारी एज के हैं या जो 12th में नहीं पढ़ रहे हैं या 12th आज से 6-7 साल पहले कर चुके हैं, उनके लिए एक कहानी है। और जो आज 12th में है, ये विस्टास का सेकंड लेसन है, द टाइगर किंग। ओके, वो स्टोरी है। आप दोनों के लिए ही जो है शायद एक सीख मिले कि हाँ, हम जो करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमेशा ये रहता है कि हाँ, हम कुछ ऐसा करें कि हाँ, हमें लाभ हो। ठीक है ना? लाभ हो, लेकिन उस लाभ के पीछे ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं दूसरे की हानि तो नहीं हो रही। अगर दूसरे का नुकसान है तो वह लाभ आपके लिए फलदायक नहीं हो सकता, वह क्षणिक हो सकता है, लेकिन बाद में आपकी परेशानियों का सबब बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, शायद आपको कहानी मेरी अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। ठीक है ना? इससे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे। इसके अलावा जो मेरी एज के हैं या जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार से मैं कहानियाँ लाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।